हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पदार्थ के कणों की विशेषताएं या यूँ कहें उनके गुणधर्म के बारे में समझेंगे कि पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होता है उनके क्या क्या गुण होते हैं। दोस्तों, पदार्थ के कणों की पहली विशेषता होती है कि पदार्थ के कणों के बीच में कुछ खाली स्थान होता है। इस खाली स्थान या रिक्त स्थान को ही अंतरा अणुक स्थान कहते हैं। यह रिक्त स्थान ठोस पदार्थ के कणों के बीच में बहुत कम होता है, द्रवों के बीच में कुछ ज़्यादा और गैसीय पदार्थों के बीच में उससे ज़्यादा होता है। अगर हम इसे समझना चाहें तो इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक गिलास लेंगे, उसमें कुछ पानी भरेंगे और जो पानी हमने भरा है उसके तल को मार्क कर लेंगे कि पानी कहाँ तक भरा हुआ है। अब इसमें 2 या 3 चम्मच नमक या चीनी कुछ भी इसमें घोलेंगे। घोलने के बाद हम कुछ समय बाद देखेंगे कि पानी का तल अब भी उतना ही है जितना हमने शुरू में पानी लिया था। अब ऐसा आखिर क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने इसमें कोई पदार्थ मिलाया है तो कायदे में तो इसका तल बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं बढ़ा। इससे यह साफ पता चलता है कि जल के जो कण हैं उनके बीच में कुछ खाली स्थान होता है। इस खाली स्थान में ही चीनी के जो कण हैं वो प्रवेश कर जाते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में कुछ खाली स्थान होता है। अगला गुण आता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं और इनमें गतिज ऊर्जा होती है। यह गतिज ऊर्जा तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है, या ये कहें कि वो गति बहुत कम करते हैं। द्रव के पदार्थ के जो कण होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा ठोसों से कुछ ज़्यादा होती है और गैसीय पदार्थों के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। इसके लिए हम ऐसे समझेंगे कि एक गिलास हम पानी लेंगे और पानी को किसी भी टेबल पर इस प्रकार रख देंगे कि पानी का तल बिल्कुल स्थिर रहे, ये हिले डुले ना बिल्कुल भी। अब क्या करेंगे, इसमें ड्रॉपर की सहायता से 1 या 2 बूंद नीली स्याही या लाल स्याही की डालेंगे। हम क्या देखेंगे कि कुछ समय बाद पानी जो है धीरे धीरे पानी का कलर बदलने लगेगा और कुछ समय और बाद देखेंगे कि पूरा पानी ही हल्का नीला हो जाएगा। अब जब हम पानी को हिलाया नहीं है, पानी बिल्कुल स्थिर है, फिर भी इसमें जो स्याही की बूंदें डाली हैं वो पूरे ही पानी में एक समान रूप से फैल गई। इससे पता चलता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनमें गति होती है, वो गतिशील अवस्था में होते हैं। अगला पदार्थ का गुण आता है कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कणों के बीच लगने वाले इस आकर्षण बल को ही अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं। यह आकर्षण बल ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच में बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। द्रव के जो पदार्थ होते हैं उनके अणुओं के बीच में कुछ कम होता है और जो गैसीय पदार्थ होते हैं उनके अणुओं के बीच में बहुत कम या ना के बराबर होता है। इसमें देखिए, अब हमने पदार्थ के जो कुछ मुख्य गुण हैं, पदार्थ के कणों के मुख्य गुण हैं वो पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि पदार्थ पर ताप या दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अगर किसी भी पदार्थ का ताप बदले या उस पर लगने वाले दाब को बदले हम, तो उस पदार्थ पर क्या परिवर्तन होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे हम समझेंगे। किसी भी पदार्थ पर दाब बदलने से या उसका ताप बदलने से पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो जाती है। और यह किस प्रकार परिवर्तित होती है कि अगर ठोस पदार्थ है उसे हम गर्म करें तो धीरे धीरे द्रव में बदलने लगेगा। इसी प्रकार अगर कोई द्रव है उसे गर्म किया जाए तो वो गैस में बदलेगा। इसी का अगर हम उल्टा करें कि कोई किसी भी गैसीय पदार्थ को अगर ठंडा करें तो वो पहले द्रव में बदलेगा और ठंडा करने के बाद वो गैस में बदलेगा। इसी प्रकार गैस पर अगर हम दाब बढ़ाएं, गैस पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ाएं, तो गैस के जो कण हैं वो एक दूसरे के पास आने लगेंगे, जिससे ये गैसीय पदार्थ धीरे धीरे
द्रव अवस्था को ग्रहण कर लेगा। इसी प्रकार अगर और ज़्यादा हम इस पर प्रेशर डालें तो ये द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। इसका उदाहरण हम समझ सकते हैं, हमारे घरों में जो एलपीजी गैस सिलेंडर होते हैं या सीएनजी सिलेंडर होते हैं, उनमें गैस बहुत ही अधिक दाब पर सिलेंडरों में भरी होती है। सिलेंडर के अंदर ये गैस द्रव अवस्था में होती है, लेकिन जैसे ही ये गैस बाहर निकलती है तो दाब, उस पर डला हुआ दाब हट जाता है, ये तुरंत अपनी गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। इसी प्रकार से शुष्क, कुछ इसकी परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। पदार्थ से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा है कि गलनांक। देखिए, जब भी किसी भी पदार्थ का ताप बदला जाता है तो उस पदार्थ की अवस्था भी बदल जाती है। तो किस टेम्परेचर पर, किस फिक्स टेम्परेचर के बाद ये कहें हम कि कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव में बदलेगा, वो टेम्परेचर या तापमान कहलाएगा गलनांक। गलनांक की परिभाषा ये होगी, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सी होता है। देखिए, जल एक ऐसा पदार्थ है जो सामान्य रूप से तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। यह ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में, द्रव अवस्था में जल के रूप में और गैसीय अवस्था में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तो जल ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, बर्फ, जल और वाष्प में। चलिए बात करते हैं हम बर्फ का गलनांक। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सी होता है। टंगस्टन धातु होता है, इसका गलनांक लगभग 3422 डिग्री सी होता है। इसी प्रकार लोहे का भी गलनांक 1522 डिग्री के समथिंग होता है। अब हमने इस परिभाषा में एक शब्द लिखा है कि वह न्यूनतम ताप। देखिए, न्यूनतम ताप इसलिए इसमें कहा गया है कि अगर हम टंगस्टन की बात करें कि टंगस्टन का गलनांक 3422 डिग्री सी होता है, अर्थात कि 3422 डिग्री से कम ताप पर टंगस्टन द्रव अवस्था में नहीं परिवर्तित होगा। तो कम से कम या न्यूनतम कितना तापमान की आवश्यकता है जिससे टंगस्टन द्रव अवस्था में परिवर्तित हो? 3422 डिग्री। इससे ज़्यादा कितना भी टेम्परेचर हो जाए, टंगस्टन आसानी से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन हमें न्यूनतम कितना ताप चाहिए कि टंगस्टन द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए? तो वो होगा 3422 डिग्री। इसी प्रकार से बर्फ़ को पिघलने के लिए, जल में बनने के लिए कम से कम कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 0 डिग्री सी। देखिए, इससे अगर कम तापमान होता है तो बर्फ़ नहीं पिघलेगी। 0 डिग्री सी या इससे थोड़ा सा भी ऊपर जैसे टेम्परेचर होता चला जाएगा तो बर्फ़ पिघलती चली जाएगी। तो गलनांक क्या कौन सा तापमान होगा? ऐसा तापमान जिस पर कोई भी ठोस पदार्थ, वह न्यूनतम तापमान जिसमें कोई भी ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस तापमान को ही पदार्थ का गलनांक कहेंगे। आगे बात करते हैं हम क्वथनांक की, कि आखिर पदार्थ का क्वथनांक किसे कहते हैं? इंग्लिश में बोले तो हम इसे बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, किसी भी पदार्थ का, किसी भी द्रव पदार्थ का वह न्यूनतम तापमान जिसमें कोई भी द्रव पदार्थ गैस में परिवर्तित होने लगे, उसका क्वथनांक कहलाता है। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी होता है। इसका भी मतलब वही है कि 100 डिग्री सी तापमान से कम तापमान पर जल वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन 100 डिग्री सी या इससे अधिक तापमान पर जल धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए जल का क्वथनांक क्या हुआ? 100 डिग्री सी। क्वथनांक को प्रभावित करने वाले भी कुछ कारक होते हैं कि किन कारणों से किसी भी द्रव का क्वथनांक बदल सकता है। यूँ तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें हम मुख्य कारण समझ सकते हैं कि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी अगर जल के ऊपर दाब बढ़ाया जाए तो जल 100 डिग्री सी पर
वाष्प अवस्था में नहीं परिवर्तित होगा। अब इसे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने के लिए 100 से ज़्यादा का टेम्परेचर चाहिए। इसी कारण प्रेशर कुकर में खाना आसानी से बन जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में जल पर दाब अधिक हो जाता है, जिस कारण से जल 100 से ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर पर ही जाकर वाष्प में बदल सकता है। 100 पर वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा। आगे हम पढ़ते हैं, अगली परिभाषा है हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। वह अधिकतम तापमान जिस पर कोई भी द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है हिमांक कहलाता है। जैसे कि जल का हिमांक 0 डिग्री सी होता है, अर्थात जल को अगर हम 0 डिग्री सी या इससे कम तापमान तक ठंडा करें तो जल ठोस अवस्था यानी कि बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए इस डेफिनेशन में यहाँ लिखा गया है अधिकतम तापमान, तो इसका मतलब भी यही है कि अधिकतम का मतलब ये है कि बर्फ को बनने के लिए, जल को बर्फ में परिवर्तित होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 0 डिग्री सी का ही तापमान होना चाहिए, इससे ज़्यादा का तापमान नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर जल का तापमान 0 से ज़्यादा है तो वो बर्फ़ में नहीं बदलेगा। तो अधिकतम 0 डिग्री और न्यूनतम कुछ भी हो, चाहे -1 हो, -2 हो, -3 हो, कितना भी हो, उसमें जल बर्फ़ में परिवर्तित हो जाएगा। तो जल का हिमांक क्या होता है? 0 डिग्री सी। देखिए अभी हमने पढ़ा गलनांक, वह न्यूनतम तापमान जिसमें कोई भी ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाए। फिर पढ़ा क्वथनांक, जिसमें कोई भी द्रव गैस में परिवर्तित हो जाए। फिर पढ़ लिया हमने हिमांक कि वह अधिकतम तापमान जिसमें गैस द्रव में परिवर्तित हो जाए। अब हम पढ़ेंगे ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। देखिए अधिकांश पदार्थ क्या होते हैं कि जब उन्हें गर्म करते हैं तो वो पहले ठोस अवस्था से द्रव में परिवर्तित होंगे और फिर और गर्म करते रहने पर द्रव अवस्था से गैस में परिवर्तित होंगे। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम गर्म करें तो वो बिना द्रव में बदले, द्रव में नहीं बदलेंगे, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। इन पदार्थों को ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहते हैं और इनके इस गुण को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इनके मुख्य उदाहरण है कपूर, पूजा का जो कपूर होता है, नौसादर, नेफ्थलीन की गोलियाँ। ये ऐसे पदार्थ हैं कि जब इन्हें हम गर्म करेंगे तो ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम इन्हें ठंडा करें, इनकी गैसीय अवस्था को ठंडा करें, कपूर, नौसादर या नेफ्थलीन की गोलियों की गैस नेफ्थलीन को गैसीय अवस्था में ठंडा करें तो ये द्रव में ना बदलकर सीधे ठोस में बदल जाएंगे। देखिए इसकी परिभाषा हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए वह प्रक्रिया जिसमें गैसीय पदार्थ ठंडे होकर सीधे ठोस अवस्था प्राप्त कर लें, यानी द्रव में ना बदलें, सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएं, इस गुण को हम निक्षेपण कहते हैं। अभी जैसे मैंने पीछे पढ़ाया था, इनके मुख्य उदाहरण है कपूर, नौसादर की वाष्प। जब हम इन्हें ठंडा करते हैं तो ये सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं वाष्पीकरण क्या है। देखिए ये किसी भी पदार्थ के सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। द्रव वाष्पीकरण द्रव के पृष्ठ या सतह पर होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे जल के कण, सतह वाले कण धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगते हैं और वायुमंडल में घुल जाते हैं। इस क्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे कि गीले कपड़ों का सूखना, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। वाष्पीकरण के कारण ही गीले कपड़े हमारे सूखते हैं। आपने देखा होगा थोड़ा पानी अगर हम फर्श पर या वैसे डाल दें तो थोड़ी देर बाद या कुछ समय बाद धीरे धीरे वो पानी अपने आप सूखने लगता है। तो वो क्या प्रक्रिया होती है? वो प्रक्रिया वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। दोस्तों हमने समझा कि वाष्पीकरण क्या होता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। आगे समझते हैं कि संघनन क्या है। दोस्तों
यह संघनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर धीरे धीरे द्रव में परिवर्तित होने लगती है, संघनन कहलाती है। देखिए, वायुमंडल में अनेकों गैसें होती हैं, कुछ धूल मिट्टी के कण, धूल के कण होते हैं, और इसके साथ साथ जलवाष्प भी होती है। जलवाष्प होने का एक बहुत ही साधारण सा एग्जाम्पल ये है कि हमने देखा है कि गर्मियों के दिनों में अगर हम गिलास में ठंडा पानी लेकर रख दें या बोतल में ठंडा पानी रख दें, तो कुछ समय बाद क्या होगा कि बोतल या गिलास के चारों तरफ पानी की छोटी छोटी बूंदें बनने लगती हैं, जबकि वो ठंडा पानी बोतल से या गिलास से बाहर तो निकला नहीं है, तो ये फिर भी बाहर ये बूंदें पानी की क्यों आ गई हैं? वो इसलिए कि जब गिलास में ठंडा पानी रखा जाता है तो गिलास का जो संपर्क तल है वो भी ठंडा हो जाता है, और इसके संपर्क में आने वाले चारों तरफ की वायु भी ठंडी हो जाती है। वायु ठंडी होने के कारण वायु में उपस्थित जल वाष्प भी ठंडी होकर धीरे धीरे जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि वायुमंडल में जल वाष्प होती है। दोस्तों, संघनन के बहुत अच्छे उदाहरण, महत्वपूर्ण उदाहरण है ओस, कोहरा या बादल का बनना। ये संघनन के मुख्य उदाहरण हैं। हम ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में देखते हैं कि घर से बाहर जब हम निकलेंगे तो पानी की छोटी छोटी बूंदें या बाहर पड़ी हुई जो मेज है या कोई भी वस्तु है उस पर पानी की छोटी छोटी बूंदों की परत सी जम जाती है। तो ये संघनन के ही कारण होता है। दोस्तों, आज हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु, टॉपिक्स समझे हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और थोड़ा समय दें, अगली ही वीडियो आपको जल्द मिलेगी। और इसी प्रकार से धीरे धीरे हम क्लास 9th की साइंस को कंप्लीट करेंगे। टॉपिक वाइज सीक्वेंस में वीडियो आपको मिलेंगी, और इसके बाद जल्द ही आपको क्लास 10th की भी साइंस की वीडियो सीक्वेंस में टॉपिक वाइज मिलेंगी। तो दोस्तों, बने रहें मेरे चैनल पर। थैंक यू।